आज के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज़ाद पत्रकार शेख इमरोज़ शरीफ और आप देख रहे हैं बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल बीड़ न्यूज़ आप तक। आज हम शुरू कर रहे हैं ख़ास सीरीज़ जिसका नाम है सच की आवाज़, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो सालों से अनसुने रह चुके हैं, जिसके ऊपर में कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत है बीड़ ज़िले की, 25 साल से वकालत करने वाले, समाज से जुड़कर आर्थिक पिछड़े वर्ग के समुदाय को मुफ्त में न्याय देने वाले और महाराष्ट्र के पुलिस में भी कई साल से विधि निदेशक पद पर रहकर काम करने वाले और बीड़ शहर बचाओ मंच सामाजिक संस्था के कानूनन सलाहकार और बड़ी शख्सियत है। आज हमारे साथ में वकील अनिल बारगजे साहब मौजूद है और हम उनकी ज़बान से गिने चुने सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है, समाज से जुड़े हुए सवाल है, इस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। और हम बीड़ न्यूज़ आप तक वो सवाल लेकर आता है जिस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ना मीडिया, ना कोई नेता, ना कोई और। तो आज हम इस पर जो है तो तफसीलवार आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अनिल बारगजे साहब हैं। आपका तो सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस मौके पर बहुत पहले तो शुभेच्छा देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने ये बहुत ही अहम मुद्दा और एक अहम सीरीज़ चालू की है बीड़ वालों के वास्ते। ये बहुत ही अहम कदम ऐसा मैं मानता हूं और आज आपने इस माला में मुझे पिरोने का मौका दिया और बीड़ वालों के साथ रूबरू होने का जो आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुरू में जैसा कि हमने आपको वीडियो के ज़रिए से और स्थानिक अखबारों के ज़रिए से बताया था कि ये जो सीरीज़ है पूरी कानून के चौकट में रहते हुए है, पत्रकारिता के पूरे आदेशों और उसके चौकट में रहते हुए जो है तो हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो सर सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा, अगर किसी को उसकी पहचान या धर्म पूछकर मारा जाए तो कानून में इसे क्या अपराध माना जाएगा, कि इसका जवाब आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए इमरोज़ भाई, मैं पहली बात तो ये आपको साफ़ करना चाहूँगा कि हमारा जो मुल्क है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, तो इस मुल्क में कई समाज ऐसे रहते हैं कि कई जातियाँ हैं, लेकिन एक मज़हब के नाम पर किसी को चुनना या उसको पूछकर मारना ये तो सरासर गलत है। ये तो मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये रही बात हमारे मुल्क की, जो आज के हालात है, जो आज की बिगड़ी हुई हमारी व्यवस्था है, उसके बारे में भी मैं आप इसके आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो कहा कि धर्म पूछकर जो कुछ ऐसा हो रहा है ये तो सरासर गलत है। इसमें कानून के दायरे में ये बात आती नहीं। कानून को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है कि ऐसी हरकत की जाए और समाज में एक ऐसा कुछ विद्रोह किया जाए कि जिससे अपने समाज का खोखलापन जनता के सामने आए। और एक अहम सवाल है सर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये घटनाएं बार बार हो रही है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल सुनते हैं, मॉब लिंचिंग। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है सर? देखिए, मॉब लिंचिंग ये जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आपको मैं एक आसान भाषा में इसका दायरा बताता हूँ कि मॉब का मतलब होता है एक समुदाय, समूह। और लीचिंग का बाद में बताता हूँ। मॉब का मतलब है कि कोई गैर कानून करने वाले, गैर कानून मानने वाले ऐसे कुछ लोग एक साथ में एक मकसद लेके अगर रास्ते पर उतरते हैं, समाज में उतरते हैं और किसी एक शख्स को शक की निगाह से या शक के बावजूद कुछ और दिमाग में रखकर उसका खुलेआम उसके खिलाफ अदालत में कोई भी कार्रवाई चालू किए बिना उसको अगर सज़ा देने का प्रावधान ध्यान में रखते हैं और भरी रास्ते पर उसका मर्डर किया जाता है, तो इसको हम सीधी भाषा में मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब मॉब लिंचिंग ये जो वर्ड है, तो आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शब्द है ये दक्षिण कैरोलिना बोल के एक देश है, वहाँ पर पहली बार सुनने में आया। कुछ लोग बोलते कि अमेरिका में से इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन मैं जितना जानता हूँ
कि दक्षिण कैरोलिना जो देश है उसमें कुछ ऐसे लोग थे कि जो इकट्ठा होकर कुछ डिमांड वो गवर्नमेंट के सामने उनके वहाँ पर रखे थे, लेकिन उनका उसके जो डिमांड थे उनका जो ये कहना था कि वो पूरा नहीं हुआ। उसके वजह से उन्होंने एक साथ आके कुछ ऐसी हरकत की कि वहाँ पर एक हिंसा फैल गई और वहाँ पर खुलेआम नागरिकों को वहाँ के मारा गया, मर्डर किया गया। इसके बाद में वहाँ से ये शब्द चालू हुआ कि ये मॉब इकट्ठा लोग होकर गैर कानूनी काम करते हैं, किसी का खून करते हैं, उसको इतना पीटते हैं कि उसकी जब तक जान चली ना जाए वहाँ तक पीटना, इसको मॉब लीचिंग कहा जाता है। अच्छा कि जैसे कि देखिए आज का जो इंटरव्यू बहुत ख़ास है, ये ऐसे सवाल है कि शायद ही किसी न्यूज़ चैनल पर आपको ये सवाल ना पूछते हुए देखने को मिलेंगे ना जवाब सुनते हुए मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर ऐसे सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो सर मेरा एक अगला सवाल आपसे ये होगा कि मॉब लिंचिंग हो गई, गो हत्या हो गई और लव जिहाद देखे और गोरक्षा, ये कुछ 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा चर्चे में रहते, अखबारों में पढ़ते, न्यूज़ चैनल पर देखते, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल होते। तो इसके ज़रिए से, इन मुद्दों के ज़रिए से जो हिंसा बढ़ रही है, तो कानून की नज़र में इसे क्या कहा जाना चाहिए? देखिए, एक तो समाज का खोखलापन ऐसा कहूँगा मैं, क्योंकि जब कोई समुदाय ऐसी सोच रखकर अगर रास्ते पर उतरता है तो मैं ये मानता हूँ कि कानून की क्या ज़रूरत है। फिर आप कोर्ट बंद कीजिए। अगर आपको ये हक किसने दिया है कि आप भले रास्ते पर किसी को पीटते हैं, मारते हैं, उसकी जान लेते हैं, और काम क्या करते हैं आप कि कानून हाथ में लेते हैं। इसका मतलब है कि जो संवैधानिक अधिकार हमको दिए है इस संविधान ने, इसका आप फॉलो नहीं करते इसका, और इसका नतीजा मैं ऐसा कहूँगा कि इसके पीछे अशिक्षा का काम है। अगर प्रॉपरली शिक्षा लोग लेते हैं, अगर मैं ये तो सब पहली बार तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी जो हुकूमत है उन्होंने पहले ये शिक्षा के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। ये जो कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं कि जो इकट्ठा आकर ऐसी घिनौनी हरकत करते, उनको ये दायरे में लाना चाहिए कि ये कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो, और वो हिसाब से सख्त से सख्त कानून लाना ज़रूरी है। अब कई बार 2018 में, मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ, 2018 में हमारा हिंदुस्तान का जो सबसे ऊपरी अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा था केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कि ये मॉब लीचिंग का जो मसला है उसके बारे में आप सख्त से सख्त एक कानून बनाइए। जैसा कि हमने अभी देखा कि बाल लैंगिक अत्याचार जो होते हैं कम उम्र वाले बच्चों के ऊपर, तो आपने पोक्सो टाइप एक एक्ट बनाया था जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है, स्पेशल एक्ट जिसे एक मौका लगा है अभी, मौका के ऊपर जो है ऐसा ही मॉब लीचिंग के ऊपर एक स्पेशल एक्ट बनना चाहिए। लेकिन आज तक उस बारे में कुछ हुआ नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2018 से लेकर आज तक मतलब तकरीबन 6-7 साल हो गए, इसके ऊपर किसी ने कुछ किया नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मैंने कुछ जगह पे पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, राजस्थान हो, इन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए लेकिन उसका इतनी खुले तौर पर अमल बजावनी नहीं होती है। बीच में मैंने दिल्ली सरकार ने भी एक ऐसा जीआर निकाला था उनके गवर्नमेंट ने कि जो मॉब लीचिंग की घटना है उनको अगर ऐसी कुछ हरकत हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाए, मतलब उनको नुकसान भरपाई दिया जाए। लेकिन ऐसे हिसाब से ही जो शख्स इसके दायरे में आ चुके हैं, जो उनकी जो फैमिली, जिनके फैमिली के अंदर से ये मॉब लीचिंग का घटना होने से उन्होंने चिराग खोए घर के, तो उनको मुआवजा दिया जाए, ऐसे हद तक भी मैंने सुना है कि ये चालू है अभी। लेकिन आज तक मुझे देखने में तो नहीं आया कि इतना उसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है। जैसा कि आप सर कानून की नज़र से देखें तो सबको समान जीने का हक़ है। संविधान हमारा कहता है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, फिर भी जो है तो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, ख़ास तौर पे इससे सबसे ज़्यादा जो तो मुस्लिम समाज पीड़ित है। तो अब तक कुछ केसेस या कुछ कानून के अंदर में ऐसे कुछ मामले दर्ज हुए हैं या जिस पे ऊपर जो तो एक मिसाल बना दी जाए या ऐसा कुछ जिसके समाज का ध्यान खींचा जाए, ऐसे कुछ मामले आए हैं क्या अभी तक?
देखिए, अदालतों में तो ढेर सारे मामले आते रहते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग का जो केस है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केस में। अब केस तो आते रहते हैं, अगर कोई केस बनाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, बाद में अदालत का काम चालू होता है। लेकिन मेरे देखने में तो ऐसा आया है 25 साल के इस वकालत केस में कि जितने भी मॉब के केस है तो उसमें मैं ऐसा पाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होता है, और उसकी वजह से ऐसी घटनाएं होते हुए भी कुछ लोग इससे बरी हो जाते। इसका मतलब है कि अपनी कानूनी व्यवस्था इतनी ताकतवर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छा होता है, गवाही अगर सामने कोर्ट के आती है तो ऐसे आरोपी छूटने की चांसेस बहुत कम होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। तपास जो है, मैं तपास के ऊपर ऐसा इसलिए कहता हूँ कि मॉब के केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन होके जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुआ जाता है वो प्रॉपरली होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे देखने में तो ऐसा आया नहीं कि ऐसे केसेस में ऐसे गुनाहगारों को सज़ा मिली है। और इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अफवाहों का बाज़ार जो है अपने मुल्क में वो बहुत गर्म है। तुम देखिए, आज हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, 40% लोग ऐसे पाए जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक आधी न्यूज़ आ जाती है तो उसका सही मुआयना किए बगैर वो फॉरवर्ड करते चले जाते। इसका मतलब है कि वो उसके पीछे का राज उसके फैलाने से हमारे समाज को क्या नुकसान होने वाला है ये कोई सोचता नहीं। इसके वजह से भी ये मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाएं ऐसी है। बीच में एक धुलिया शहर में ऐसा ही वाक़या हुआ था कि बच्चे चुराने वाले लोग आए, ऐसा समझ के कुछ शख्स के ऊपर शक की निगाह से उनके ऊपर अटैक किया गया और भरी इसमें आवाम के सामने उनको पीट पीट कर मारा गया। तो ये एक सारासार गलत बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि और भी एक सोशल मीडिया पर, जैसा कि आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया का ट्रेंड है और हम उस पर सर अक्सर एक वीडियो आते रहते हैं उस पर, कि हाल ही में भी पता नहीं वो वीडियो उत्तर प्रदेश या और कहीं का था कि जय श्री राम ज़बरदस्ती बुलवाना, ये मानो कि अभी ट्रेंड चल रहा हो जी। तो क्या ये धार्मिक नारे जी। हमारे चैनल का मैं एक तो आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी को डराना है, ना भड़काना है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। और अपने चैनल के माध्यम से हम सच्चाई को और समझदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, ना कि नफ़रत को। तो ये धार्मिक नारे लगवाना ये कैसा है सर? क्या ये जुर्म है या नहीं है संविधान और कानून की नज़र से देखें तो? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म जो है वो अपने घर में रखना चाहिए, उसका ना कि प्रदर्शन करना चाहिए। अब अगर हम किसी से कुछ ऐसा बोलने की उसके ऊपर पाबंदी लाते या उसके ऊपर प्रेशर लाके उसको ये करते तो उसका नतीजा क्या है, आउटपुट क्या आने वाला है? इसका मतलब है इंसानियत को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तुम समाज में काम करते हो तो अपना धर्म समाज में लाकर उसका भांडवल नहीं किया जा सकता। एक आसान सी बात बोलता हूँ मैं, इंसानियत कैसे पीछे पीछे जा रही है। आपको याद होगा, हम बचपन में अगर किधर सफ़र करते बस से, तो बस में बैठते ही हमारे बाजू में जो कोई बैठा है वो हमको मालूम नहीं रहता कि वो कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, लेकिन हम लोग वो टाइम में उसके साथ रूबरू होते थे, उससे बात करते थे। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल ने दुनिया को तो करीब लाया है, लेकिन इंसानियत को इतने दूर दूर तक भेज दिया है कि हम बाजू में बैठे वाले इंसान को उसका नाम पता तो छोड़ो, उससे सलाम, नमस्ते, राम राम तक करना भूल जाते। अब इंसानियत के पाठ पढ़ाएंगा कौन? हुकूमत का काम है कि ये जो ऐसी ये है उनको एक शिक्षा के प्रवाह में लाके उनको एक अच्छा भारतीय नागरिक कहलाने के लिए उनको इस मझधार में लाकर छोड़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। शिक्षा के नाम पर ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में बहुत सारी कमजोरियां हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और इसका नतीजा क्या है। और ये शिक्षा कम होने की वजह से ये ऐसे मामले आते हैं। धर्म को धर्म के स्थान पर रखिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से सभी जनता को कहूँगा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ये भूलना नहीं चाहिए। और जैसा सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसा हाल ही में पहलगाम का एक घटना हुई, बड़ी दुखद घटना थी, जी। शर्मसार करने वाली घटना थी इंसानियत को। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाता है और फ़ौरन जो है तो मुसलमान को, इस्लाम को, ख़ास तौर पे इस्लाम को जो है तो आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जी। तो क्या इस्लाम आतंकवाद सिखाता है? जी नहीं, कौन सा भी मज़हब में आप अगर उसका स्टडी करेंगे तो कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि दूसरे मज़हब के ऊपर कुछ लांछन लगाया जाए या उससे उनकी बदनामी किया जाए। अब आपने जो पूछा कि मेरे को हर टाइम मुस्लिम को इस दायरे में ला के खड़ा किया जा सकता है, तो मैं पहली तो बात ये आपको बताना चाहूँगा कि जो दहशतगर्दी लोग रहते हैं उनको कोई जाति नहीं रहती। हम सब हमेशा पढ़ते कि दहशतगर्दियों को कोई जात पात नहीं होती। दहशतगर्दियों का खून और आम आदमी का खून एक ही है, लाल कलर का है। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम समाज का खून हरा हो, दूसरे समाज का लाल हो, लेकिन ये खून की कीमत क्या होती है ये दहशतगर्दियों को मालूम नहीं है। इसलिए फिर से एक बार मैं वहीं पे आऊँगा कि अगर ये लोगों को अच्छे प्रभाव में लाके शिक्षा दी जाए तो ये लोग, उनके हाथ को काम दिया जाए तो ये लोग ऐसी ये घिनौनी हरकत नहीं करेंगे। तो मेरा सर अगला सवाल ये होगा कि ख़ास तौर पर कुछ नेता जी। हमारे देश के अंदर में आज भी बहुत अच्छे अच्छे नेता है। आज हमारे पास देश को उन नेताओं पर गर्व है, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर या किसी और समाज के नाम पर, जाति के नाम पर जब भी ऐसे नफ़रत फैलाने वाले बयान देते हैं, भाषण देते हैं, उससे तोड़ पैदा होता है। तो क्या इनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून क्या कहता है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो अपनी फ़ायदे के लिए अपनी राजकीय रोटियां सेकता है, अपने फ़ायदे के लिए अगर दो समाज में कोई अगर ऐसी घिनौनी हरकत करता है या दो समाज के बीच में अंतर लाके उनके दिल में नफ़रत फैलाने का काम करता है, तो मैं 100% ऐसा कहूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जैसे मुस्लिम संस्थान हो गए, मदरसे हो गए सर, इनको भी आज शक की निगाहों से देखा जाता है। इनके ऊपर में हमेशा जो है तो कुछ ना कुछ आफतें कानूनी तौर पर लाई जाती है और इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर शिक्षा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बहुत सारे मदरसों में पढ़ने वाले आज सर, अगर हम उसका जायज़ा लें, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े ओहदों पे है और अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं और समाज के अंदर में उनका योगदान भी लाजवाब है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा शिक्षा है। शिक्षा अगर सही तरीके से मिल जाए तो उसका आउटपुट बिल्कुल ही सही आएगा। अब कुछ एक दो जगह पर अगर ऐसी कुछ हरकत हुई होंगी तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि हर मदरसे को हम शक की निगाह से देखा जाए। शक जब पैदा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी साजिश होती है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप एक दो जगह पर ऐसा होते हैं तो पूरे मदरसे यही टाइप के होंगे, ये एक सोचना गलत बात होती। क्योंकि आपने ही बोला है कि कई ऐसे मदरसे हैं कि उसमें से IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हैं, तो इसका प्रावधान शिक्षा ही है। शिक्षा अगर सही तरीके से मिल जाए तो ये इसका समाज के लिए फ़ायदेशीर बाब है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। कि जैसे कि आप खुद पता है और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये जो सवाल है सारे मुस्लिम समाज को जोड़कर ही क्यों सवाल है, क्योंकि सीरीज़ स्पेशल जो है उन्हीं के मुद्दों को उठाने के लिए ये सीरीज़ रखी गई है, सच की आवाज़। तो जाहिर है कि सवाल भी सब उसी से जुड़े हुए होंगे। तो मेरा और एक सवाल ये है कि ख़ास तौर पे एक वक्त था सर कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहता था। आज भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारी जगह पर मंदिर मस्जिद एकदम करीब में है, आज भी वहाँ पर कोई तेड़ नहीं है, मिलजुल कर लोग वहाँ पर रहते हैं। कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो किसी भी मज़हब का, मिलजुल कर उसको ये करते हैं, साझा करते हैं, साथ में खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ सालों से तेड़ निर्माण किया जा रहा, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को उकसाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आप इसको कैसा देखते हैं? मैं ऐसा देखता हूँ इसको कि जो आवाम है, किसी भी मुल्क की आवाम है,
अगर उसको काम दिया जाए। एक हमने सोचा था, पहले सुना था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब खाली दिमाग वाले लोग ही ऐसी घिनौनी हरकत करते, ये सामने आया है। अभी अगर शिक्षा की बात करता हूँ, मैं हमेशा शिक्षा इसलिए बात करता हूँ कि मराठी में एक ये बोले वाला है कि शिक्षण है वाघिणीचे दूध आहे। मतलब जो शिक्षण है वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो गुरगुराता है। अब ये अगर शिक्षा सही तरीके से नहीं मिलती है तो ये ऐसे मालूमात ये वाक़ये होने ही वाले। अब तुमने मुझे ऐसा पूछा कि इसके बारे में क्या कहना है कि ये लोग ऐसे धर्म के नाम पर ये करते, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा मैं मानता हूँ खुद। राजनीतिक कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दो समाज में अंतर बढ़ाने का काम करते हैं और अपने वोट के लिए और अपनी सत्ता कुर्सी काबिज करने के लिए या अपने पास रखने के लिए ऐसे लोगों को एक बहकाव में लाके ये पूरा उनको माइंड वॉश किया जाता है कि उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज में हमेशा ऐसी बात करते रहिए जिससे कि उनकी राजकीय रोटियां सेकी जाए। और एक सर सवाल ये होगा कि जैसा हमारा भारत का संविधान है और हर भारतीय को भारत के संविधान पर फ़ख्र होना चाहिए और है भी जी। अब जैसा अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो क्या उन्हें इज़्ज़त के साथ जीने का संविधान में हक़ है या नहीं है? फिर क्यों, अगर है तो फिर क्यों उनको दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर या उर्दू बोलने के नाम पर उन्हें एक ज़हनी तकलीफ़ दी जाती है या उन्हें फिर एक कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है, जैसा कि मानो ये हमारे समाज से दूर है, मानो ये जैसे हमारे दुश्मन है? जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारे मुल्क का जो संविधान है वो सबको बराबर हक, बराबर अधिकार देने की बात करता है। अब अगर कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो समाज में दूरियां फैलाने का काम करते हैं, उनको पहले तो हम सब ने समझना चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए हम नेक काम करेंगे, ये जब तक अपने दिमाग में हम लोग लाएंगे नहीं तब तक ये समाज सुधरेगा नहीं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। अब रही बात मुस्लिम समाज को इस प्रभाव में लाने की, तो ये पूरी जिम्मेदारी मैं उन हुकूमत वालों को करता हूँ, उनके ऊपर सौंपता हूँ कि ऐसा नहीं है क्या कि मुस्लिम समाज में कुछ बड़े लीडर नहीं है। बहुत सारे लीडर ऐसे भी है मुस्लिम समाज में जिन्होंने नीचे ज़मीन से लेकर अपने ऊपर ऊंचाइयां पाई है, लेकिन जब वो लोग ऊपर जाके कुर्सी पे बैठते तो अपने समाज को वो भूल जाते, ऐसा मेरा आरोप है खुद का उनके ऊपर। उनका काम नहीं है क्या कि हमारा समाज पिछड़ा क्यों है, इनको एक अच्छे दौर में लाना चाहिए, एक अच्छे रास्ते पर लेकर आना है, तो उसके बारे में हमको कुछ योजनाएं, कुछ सुविधाएं उनको देना है। तुम कुर्सी पे बैठते हो तो तुम्हारा खुद का सोचते हो, तो ये तो नहीं है कि तुम्हारा पेट भर गया इसका मतलब है कि पूरे समाज का भर गया। तो आपको वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस समाज को अपने एक प्रवाह में लाया जाए, उनको काम दिया जाए, बेरोजगारी हटाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको सुख सुविधाएं दी जाए। जब तक ये नहीं होता ये समाज में, देखो इमरोज़ भाई, ये पूरा चालू ही रहने वाला है। जैसा कि आप खुद एक 25 साल से वकालत कर रहे सर, क्या आपके इस 25 साल के सफ़र के अंदर में कहीं ऐसा मामला कभी आया क्या? जी, मैं बम्बई में था तब एक मैटर ऐसा था, मॉब लिंचिंग का ही था वो। एक जोगेश्वरी एरिया बोल के, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने जो ये फेरी वाले रहते उनके ऊपर कुछ अटैक हुआ था। तो वो फेरी वालों ने फिर उनकी जो यूनियन है उन्होंने एक बीएमसी को वो टाइम एक एप्लीकेशन देके और एक तकरार भी दिया था जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन। मेरे ध्यान में इतना नहीं है, लेकिन वो टाइम में ऐसा मामला था। लेकिन ये मॉब लिंचिंग का ही था वो कि एक समाज को, पर प्रांतीय बोलते उसको, उनके ऊपर जो अटैक हुआ था कि उनको टारगेट किया गया था, जहां मिले उनको वहां पीटा जाता था। तो ऐसे कई सारे केसेस है, आज भी चालू है, लेकिन आज तक उनके ऊपर फैसला नहीं आया, ये मैं कहना चाहूँगा। ये चालू है केस। तो ये घटनाएं जो है सर, तो क्या इसको कुछ अलग तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता कि ताकि जो है, तो जैसा कि आप ऐसा हो गया कि कानून को खुद हाथ में लेकर खुद ही जज बन गए जी, तो फिर ऐसे मामलों को निपटाने के लिए
सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या और क्या किया जाना चाहिए कि ताकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। एक हमारा भारत देश है जहाँ हर जाति धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कानून बनाना हुकूमत का काम है। कानून के दायरे में आके फैसला देना ये अदालत का काम है। लेकिन मैं ये पहले आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हमारी आवाम है, उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर पहले तो इंसानियत जागना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसानियत जागेगी नहीं, तब तक ये ऐसे कारनामे चलते रहेंगे। ये मैं बड़ी समझदारी के साथ कहना चाहता हूँ। अब रही बात, आपने पूछा मुझे कि ये जो कानून और क्या करना चाहिए, तो मैंने पहले ही अपने शुरुआत में बताया था कि हमारे हुकूमत ने एक ऐसे स्पेशल एक्ट बनाना चाहिए थे मॉब लिंचिंग केस में या धर्म के खिलाफ जो करने वाले। अभी अपना कानून तो पिछले साल बदल गया है। पहले इंडियन पिनल कोड था जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते थे। अभी तो BNS में उसका रूपांतर हुआ है, भारतीय न्याय संहिता बोल के। कुछ ऐसे कलम थे जो सालों साल कभी हम लोग यूज़ में नहीं लाते थे। अंग्रेज़ों ने बनाए वाले जो कानून थे ये हटाए गए हैं हमारे हुकूमत वालों ने, तो इसके लिए तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ऐसी जो घटना है उसके बारे में भी उन्होंने खास ध्यान करके, अभी भी टाइम गया नहीं और तुम संसद में खड़े रह के ऐसे कुछ सख्त से सख्त कानून लाने की कोशिश अगर करेंगे तो ये समाज में बिल्कुल एक अच्छा जरिया होएगा और समाज के लिए, एक अपने धर्म के लिए, एक देश के लिए, एक मज़हब ध्यान में रख के अगर गलत काम करते उनके लिए एक सख्त से सख्त कदम उठाने की नौबत आने के वास्ते ये ऐसे कड़े से कड़े कानून लाना ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने सुना कि सर के जवाब वाकई दिल को छू लेने वाले हैं और इसीलिए हमने अपने पहले सीरीज़ के पहले वीडियो की शुरुआत ही एडवोकेट से की है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए हमको जो है तो सही जानकारी, सही मार्गदर्शन होना आज बहुत ज़रूरी है। और सर कुछ बातें हमेशा सोशल मीडिया पे भी रहती है कि सनातन धर्म। अब मुस्लिम समाज को जो है तो जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। अब ये पता नहीं कौन खतरे में हकीकत अगर देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोग इसका बार बार जो है तो रिपीट करते हो सनातन धर्म खतरे में है। तो मुस्लिम आबादी इतनी कम है और हिंदू धर्म अपने मुल्क के अंदर में बहुत ज़्यादा है सर, तो फिर सनातन धर्म खतरे में कैसे और क्यों आया सर? नहीं, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा आपको कि अफवाहों का बाज़ार यहाँ पर बहुत गर्म है। सही मायने पर ये हम लोग जो नीचे के समाज में काम करते हैं तो ये इतना सोच हमारे दिमाग में नहीं रहती है। मैं फिर से वो पॉलिटिकल लोगों को ही इस कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा कि जो लोग ये बाज़ार गर्म करते हैं और अपने कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से ये अफवाहों का बाज़ार फैलाते, कोई धर्म कोई खतरे में नहीं है। जो धर्म अपने वास्ते है वो अपने घर में हम अगर सही तरीके से उसका पूजन करते हैं, मुस्लिम चाहे समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, अपने धर्म की हर एक को हिफाजत करना अधिकार है। लेकिन उसका जो रास्ते पर आकर जो ऐसे कुछ कारनामे होते तो ये गलत है, ये मैं मानता हूँ। कि जैसे खुद आप एक ज़िम्मेदार वकील हैं और आपको 25 सालों का लगभग तजुर्बा है, अनुभव है, तो इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं सर, अब समाज के अंदर में हर सोच रखने वाले लोग हैं। कोई अच्छी सोच के रखने वाले लोग होते हैं, कोई बुरी सोच के रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग होते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो आप धर्म को बहुत बाजू में रखिए। पहले देश अपने लिए महत्व एकदम अहम बात है। अगर वतन हमारा टाइट है, वतन हमारा अगर मजबूत है तो दूसरी कोई भी शक्तियाँ हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। पहले तो इंसानियत को आप अपने इसमें रखिए, दिल में रखिए, इंसानियत कभी ना छोड़े। और ऐसे गिने चुने लोग जो है जो समाज में अघटित काम करने का सोच रखते, उनसे बहुत दूर रहिए आप। और जैसा कि बस अब एक आखिरी सवाल है
आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें। तो सर, जैसा कि अब दिन ब दिन ये मामले कुछ दूरियां बढ़ते जा रही है ज़ात और धर्म के नाम पर, अब इनको नज़दीक क्या हो सकता है कभी कि फिर से हमारा भारत देश वो हर जाति धर्म का, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब मिलजुल कर रहने वाले बने, एक प्लेट में खाना खाने वाले बने, सभी त्योहारों को अपना त्यौहार समझकर एंजॉय करने वाले या उसे मनाने वाले बने। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो सामाजिक बहुत सारे लोग हैं वैसे सर कि वो भाईचारा बनाना चाहते हैं, जोड़ पैदा हो, उसके लिए मेहनतें कर रहे हैं आज भी। तो आप क्या मैसेज देंगे सर? मैसेज तो यही दूंगा मैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। पहले भी हम लोग ईद मनाते थे, पहले भी हम लोग दिवाली मनाते थे। वही हिसाब से अगर पिछला माहौल आगे लेकर आना है तो किसी के धर्म के ऊपर कभी भी बुरी बात ना कही जाए। उसके धर्म का भी हम हमारे धर्म के माध्यम से, जैसा कि हम हमारे धर्म के ऊपर प्यार करते, वैसे ही आप उनके धर्म पर भी प्यार कीजिए, जिससे भाईचारा बढ़े और जो हमारे दिल में नफ़रत का माहौल जो है वो एक बार ख़त्म करके फिर एक बार अपने देश को एक मजबूत देश बनाने के हिसाब से हम लोग इसमें उतरे और अपने भारत को मजबूत बनाएं। तो जैसा कि हमारे कुछ सवालों के सर, मैं तो आपका हकीकत में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने बिज़ी होते हुए भी सर ने हमारे एक फ़ोन पर अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर जनता को, समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। हालांकि सर बहुत बिज़ी है और हमारे एक फ़ोन पर उन्होंने जो तो हमसे मुलाकात का अपना वक्त तय किया। और मैं आपसे भी जो है तो ये गुजारिश करूँगा और मेरी जो तो अपील है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि सच्ची बातें और सच्चाई को हर दूर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसा नफ़रत का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, तो अच्छाई का और अच्छे मैसेज, अच्छा संदेश ये भी जो है तो आज कोने कोने में पहुंचना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में अपना जो है तो अपनी राय को रख सकते हैं। और हम आने वाले वक्त में इस सीरीज़ के माध्यम से, सच की आवाज़ इस सीरीज़ में आपको हमेशा नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। आज वकील साहब है, कल कोई धार्मिक पंडित होंगे, मौलवी होंगे, आने वाले वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, राजनीतिक लोग भी होंगे और पत्रकार होंगे, संपादक भी होंगे और न्यायाधीश, जज साहब भी होंगे। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों से संपर्क करके इस मुद्दों पे बार बार चर्चा करते रहेंगे और सही जानकारी बीड न्यूज़ आप तक के ज़रिए से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर मैं एक बार आपसे ये कहूँगा कि इस सीरीज़ के माध्यम से किसी भी समाज का या किसी भी धर्म को जो है तो दिल दुखाना नहीं है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। बस एक सच्चाई और सही बातें जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और फिर एक बार आखिरी बार ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मुद्दे और सबसे हटके मुद्दे जो ज़रूरी है वही हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे मुद्दे कहीं के भी हो, चाहे मुद्दे कौन से भी हो, सारे मुद्दे आपको बीड न्यूज़ आप तक इसी वाहिद एकलौता चैनल है जिस पर आपको देखने को मिलेंगे। हम सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। इसलिए जो है तो आपसे आखिरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए चेहरे के साथ, नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।